राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारी जो गौ माता का मूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसके अंदर इतने दिव्य और चमत्कारिक गुण रहते हैं, चमत्कारिक रसायन रहते हैं कि जिनकी जानकारी जब से मनुष्य को लगी है उस मनुष्य ने, उस विद्वानों ने गौ माता को सब पशुओं से अलग कर दिया है। उसकी विशिष्टताओं के आधार पर गौ माता को इस श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया है। इसलिए गाय के जो भी दिव्य हैं वो अद्भुत हैं, और इसमें गौ माता का मूत्र तो बहुत ही अद्भुत है। इसे गंगा के समान अति पवित्र और अति चमत्कारिक कहा गया है। पवित्र इसलिए कहा गया है कि ये जिससे भी स्पर्श करता है उसी को पवित्र बना देता है। गौ माता की जो मूत्र हैं उसमें सैकड़ों तरह के रसायन आए। 5-5.5 हज़ार रसायनों के बारे में तो मनुष्य ने ज्ञात कर लिया है, उनमें वैज्ञानिक अध्ययन हो गए हैं। लेकिन ये जो पदार्थ हैं, जो ये रसायन हैं, ये कई समूहों में रहते हैं। इस पे आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक अनुरोध ये है कि आप ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो मित्र गौ सेवा के कार्य में लगे हुए हैं उन तक थोड़ी बहुत जानकारी मेरी जो मैं दे सकता हूं पहुंच सके, उन तक उसको शेयर भी कर दें। यही आपसे अनुरोध है। तो गाय माता के मूत्र में सैकड़ों तरह के पदार्थ रहते हैं, रसायन रहते हैं जिनकी हमें जानकारी है, लेकिन उसमें बहुत सारे रसायन वही हैं जो गौ माता के मूत्र में रहते हैं, दूसरे पशुओं के रूप में मूत्र में रहते हैं, और हमारे स्वयं मूत्र में रहते हैं। इसलिए बहुत मनुष्य ऐसे भी हैं स्वमूत्र का भी सेवन करते हैं, क्योंकि उनको भी लाभ मिल जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वो तो पूरी उम्र अपना मूत्र सेवन करते रहे, और कहते हैं इसी के कारण वो 90 साल से ज़्यादा की उम्र स्वस्थ जीवन जी सके। बहुत लोग और भी करते हैं, इसे स्वमूत्र चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। लेकिन गाय के मूत्र में कुछ और है। उसमें सिर्फ मिनरल्स ही नहीं रहते, खनिज तत्व भी नहीं रहते, कुछ विटामिन ही नहीं रहते। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं गाय के मूत्र में सोडियम रहता है, पोटासियम रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, सल्फर रहती है, जिंक रहती है, आयोडीन रहती है। ये तो साधारण खनिज तत्व हैं, ये तो हर पशु के मूत्र में मिलते हैं। लेकिन इनकी उपयोगिता तो इतनी नहीं है, क्योंकि इनको तो हम दूसरे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गाय के मूत्र में ऐसे सक्रिय रसायन रहते हैं जो विशेष परिणाम देते हैं। इनमें एक समूह होता है बायोएंसर का। बायोएंसर कहते हैं जो दिव्य पदार्थों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटालिटिक प्रभाव डालते हैं। जिसमें भी इसको डाला जाता है उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम दूध में जामुन डालते हैं, दही डालते हैं, तो दही डालते ही दूध में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसमें जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जामुन डालने का अर्थ है कि उसमें एक विशेष कैटालिटिक प्रभाव पड़ गया। अब उसको जो लैक्टिक बेसिलस जो थे उनकी सक्रियता बढ़ गई, और दूध अब दही में बदलना शुरू हो गया। इसी तरह और दूसरे रिएक्शन में होता है। तो ऐसे रिएक्शनों को, ऐसी क्रियाओं को बढ़ाने का जो कार्य करते हैं उनको कैटालिट कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। तो ऐसे सक्रिय रसायनों का एक समूह गौ के मूत्र में रहता है। गौ के मूत्र में इसके अलावा एंजाइम्स रहते हैं, कई तरह के ऐसे पदार्थ भी रहते हैं, हार्मोन्स भी रहते हैं जो विशेष प्रभाव डालते हैं। गाय के मूत्र में एक तो ग्रोथ हार्मोन्स ही रहता है जो दूसरे पदार्थों पर, दूसरे चीज़ों पर डाल के उसकी वृद्धि करता है। खेतों में भी इसका काम होता है। जो बायोएंसर हैं वो भी बहुत अद्भुत रसायन हैं, वो दूसरे पदार्थों की सक्रियता को बढ़ाते हैं, उन्हें वृद्धि करते हैं। इसलिए गाय का चमत्कार हर जगह देखने को आता है। आयुर्वेद मनीषियों ने हजारों साल पहले गाय के मूत्र के इस गुण को जान लिया था। इसलिए आयुर्वेद में सैकड़ों ऐसी दवाएं हैं जिनका सेवन हम गौमूत्र के साथ करते हैं। गौमूत्र का अकेला सेवन करना भी उपयोगी है, उससे भी हमको स्वास्थ्य लाभ होता है, बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे बहुत सारे आंतरिक अंग हैं उनकी सफाई हो जाती है और उनकी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। मैं तो ऐसे कई उदाहरण देख चुका हूँ, उदाहरण देख ही नहीं चुका, इनके बारे में बता भी चुका हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है, किडनी काम नहीं करती, तो किडनी का काम हमारे शरीर के अंदर खून की सफाई करना है। खून के अंदर जो विषाक्त या अनवांटेड पदार्थ संचित हो जाते हैं, जो हमारे शरीर में नियमित रूप से निर्मित होते रहते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना है। यदि ये ज़्यादा मात्रा में संचित होते चले जाएं तो ये विकृतियाँ करने लगते हैं, रोगों के रूप में सामने आने लगते हैं।
एक किडनी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देती, वो उनको बाहर निकाल देती है। तो किडनी जो काम करती है वही काम गाय का मूत्र हमारे शरीर में जाके करता है। हमारे पेट में पहुंचकर वो पहले तो पेट के अंदर ही कई तरह के ऐसे अनवांटेड पदार्थ रहते हैं, जैसे कब्ज है, किसी की एसिड हो रही हो, किसी की जो पाचक इंद्रिया में पूरे तरह सक्रिय ना हो रहे हों, तो उनकी सक्रियता को बढ़ा देती है। गौमूत्र के सेवन से भूख खुल जाती, मन नाकनी समाप्त हो जाती है। पहला परिणाम, यदि किसी को कब्ज है तो कब्ज की समस्या भी गौमूत्र सेवन से मिट जाती है। लेकिन जब ये गौमूत्र हमारे खून के अंदर प्रवेश कर जाता है तो ऐसे अंग जो अभी सफाई का काम करते हैं या दूसरे काम करते हैं और उनके कामों में, उनकी प्रक्रिया में किसी तरह की विघ्नता आने लगी है, रोग की शुरुआत होने लगी है या रोग स्थापित हो गया है, तो उसको भी गौमूत्र अपने प्रभाव से समान करने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य गाय के मूत्र में रहते हैं। लेकिन गाय के जो वृद्धिकारक रसायन जो है, जो बायोहिंसा रसायन हैं, बहुत निम्न मात्रा में रहते हैं। निम्न मात्रा में हार्मोन्स भी रहते हैं, एंजाइम्स भी रहते हैं। क्योंकि गाय का यदि हम विश्लेषण करें तो गाय के मूत्र का 86 से 87% भाग तो जल के रूप में रहता है, सिर्फ 12-13% ठोस रूप में रहता है। उस ठोस रूप में बहुत सारे ऐसे रसायन मिनरल्स रहते हैं जो और पदार्थों में मिलते हैं। वो गाय की विशिष्टता नहीं है, गाय की विशेषता नहीं है, उनके कारण गाय के विशिष्ट गुण उपलब्ध नहीं हो जाते। इसलिए जो गाय के विशिष्ट रसायन हैं वो तो अति दुर्लभ मात्रा में रहते हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा में रहते हैं। वो इतनी सूक्ष्म मात्रा में रहते हैं कि यदि हम 1 लीटर का प्रयोग करते हैं तो 1 लीटर में समझ लो कि 1 बूंद का भी 10वां हिस्सा। तो ऐसे में हमें गाय के मूत्र का पूरा उपयोग लेना है। इसीलिए कहते हैं गाय को कंसंट्रेट कर लो, गाय के मूत्र को गाढ़ा कर लो। गाढ़ा करने की प्रक्रिया है, या फिर हम कोई आयुर्वेदिक दवा को इसके साथ भाषित करना चाहते थे तो पहले तो हम काफ़ी मात्रा में, या जिस जड़ी को हमने भाषित करना है उसको भावना देनी है, उससे 4 से 8 गुना गौमूत्र लेते हैं, उसमें उस जड़ी को भिगो देते हैं। जब गौमूत्र सूख जाता है, उसमें रिस जाता है, तो फिर उसको दोबारा से भर देते हैं। इसमें एक भावना एक बार से होती है, ऐसी कई भावना देती ताकि वो सूक्ष्म अंश उसके अंदर जा सके। इतनी दुर्लभ मात्रा रहती है। और यदि इस गौमूत्र को हम गर्म कर लें, उसका अर्क निकालने लग जाएं, तो अर्क से क्या है, ऐसे सक्रिय एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनकी जो सक्रियता घट जाती है। तो आकृत से जो गाय का गौमूत्र का अर्क है वो उतना प्रभावी नहीं है जितना कि उसका गाढ़ा कंसंट्रेशन। गौमूत्र का घनत्व बढ़ जाए वो विशेष प्रभाव हो देता है, क्योंकि उसकी घनत्वता बढ़ने से उसमें ऐसे सक्रिय रसायनों का प्रतिशत बढ़ जाता है। या ऐसे कि मैं बताऊं कि आप यदि 1000 लीटर गौमूत्र लें, उस 1000 लीटर गौमूत्र को इतना गाढ़ा करें कि वो 10 लीटर बचे या फिर 1 लीटर बच जाए, तो 10,000 में जो ऐसे कोहेंसर थे, ऐसे रसायन थे, ऐसे हार्मोन्स थे, उनकी जो दर है, उनकी जो घनत्वता है, घटते घटते वो 1 लीटर में आ जाएगी। तो उसमें उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप इसको उबाल कर अर्क निकालेंगे तो वहाँ इस गौमूत्र को आप 100 डिग्री पर गर्म करेंगे, इसकी स्टीम बनाएंगे। 100 डिग्री या स्टीम बनने की प्रक्रिया में इसके बहुत सारे जो सक्रिय जो रसायन हैं नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ताप का एक अपना प्रभाव है। ताप बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करता है। अग्नि तो नष्टकारी बताई गई है, भस्म करने वाली बताई गई है। इसीलिए कहते हैं कि अग्नि से बच के रहो। अग्नि तो हमारे शरीर को ही भस्म करने की स्थिति रखता है। हमारे शरीर की बात करें उसमें तो लोहा पिघल जाता है, दूसरी धातुएं पिघल जाती हैं। तो जब आप गाय के मूत्र को गर्म करते हैं स्टीम के रूप में, तो उसकी जो ऐसे बायोसेंसर की जो सक्रियता घट जाती है। तो अर्क का प्रयोग दूसरी चीज़ों में हो सकता है कि जिनका हमें लाभ लेना है, लेकिन बायोसेंसर का लाभ लेना है तो वहाँ अर्क का प्रयोग नहीं हो सकता। वहाँ शुद्ध गाय के मूत्र का ही प्रयोग हो सकता है। और यदि वो गाढ़ा हो जाए, गाढ़े होने की प्रक्रिया में ये बायोसेंसर नष्ट नहीं होते, तो हम उनसे ले सकते हैं। ऐसे बायोसेंसर का बहुत जगह प्रयोग होता है।
जैसे शिलाजीत को फिल्टर शुद्ध करना है, तो उसके लिए भी हमें ऐसे गौमूत्र का कंसनट्रेट सॉल्यूशन की आवश्यकता रहती है। बहुत सारी चीज़ों में और भी रहती है, इन सब में फिर विस्तार से बताऊंगा। यदि हमें खेती में इसका उपयोग करना है, क्योंकि खेती में गौमूत्र का, गाय की गोबर का बहुत प्रयोग होता है, लेकिन या तो हम इतनी मात्रा में करें कि अपने खेत की 1 एकड़ भूमि को 10,000 लीटर गौमूत्र से सिंचाई कर दें, संचित कर दें। लेकिन इतनी मात्रा में गौमूत्र का हम कैसे कर पाएंगे? उसको तो वर्षों इकट्ठा करने में लगेंगे, कि 1 एकड़ की बात है तो महीने में हो जाएगा, 5 एकड़ की भूमि है तो 5 महीने लगेंगे, 10 एकड़ भूमि है तो सालों लगेंगे। तो अब इसका हमारे पास हल है कि हम उसको कंसंट्रेट बना के रखते चले जाएं। कंसंट्रेट में ऐसे जो बायोहंसर हैं काफ़ी अच्छे परसेंट के, काफ़ी अच्छी मात्रा में रहते हैं, उनका प्रभाव भी बहुत चमत्कारी होता है। इसके प्रभाव से जो भूमि की कठोरता समाप्त होती है, भूमि के जो जटिल अणु संरचना बन जाती है, खनिज तत्व ऐसे रूपों में बदल जाते हैं जो सक्रिय नहीं रहते, तो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है कि गौमूत्र के ये कोहेंसर वहाँ जाके उसकी प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। या फिर हमारे जमीन के, भूमि के जो जीवाणु निष्क्रिय पड़ गए, नष्ट हो गए, वो प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कोहेंसर भूमि में जाकर उसकी निष्क्रियता को तोड़ देते हैं, उनको सक्रिय कर देते हैं। इससे हमारी भूमि की जो एक तो सबसे पहले जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, जल सोखने की क्षमता विकसित हो जाती है, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। बैक्टीरिया का अपना प्रभाव है। बैक्टीरिया का बारे में तो आप जानते होंगे, जीवाणु के बारे में तो आप जानते होंगे, ये सिर्फ डिकम्पोजिशन का कार्य नहीं करते, दूसरे पदार्थों को विखंडित करने का काम ही नहीं करते, बहुत सारे पदार्थों को उपयोगी बनाने का कार्य भी करते हैं, बहुत सारे पदार्थों को अपने शरीर में संचित करके उनका शोधन का कार्य भी करते हैं। ऐसे प्रयोग हो रहे हैं कि कई ज़मीनों में, कई पानी में, कई चीज़ों में सोने की मात्रा ज़्यादा रहती है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि उसमें से सोना अलग कर लिया जाए। लेकिन बैक्टीरियाज में है, जीवाणुओं में है, जीवाणु उसको सोख लेते हैं, अपने शरीर में धारण कर लेते हैं, फिर उससे हम उन सोने को अलग कर सकते हैं। तो गाय का मूत्र का जो बायोहेंसर हैं, ये जो रसायन है, कोएंजाइम से बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो सक्रियता है, उनकी उपयोगिता बहुत सारे क्षेत्रों में देखी जाती है। तो यदि हम गौमूत्र पर काम करना चाह रहे हैं तो हम इस ऐसे एंजाइम्स को अलग करने की प्रक्रिया भी सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसे बायोहेंसर का, ऐसे कोएंजाइम्स का इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बहुत मांग है, बहुत इनकी डिमांड बढ़ रही है। तो आपके लिए ये एक अच्छा प्रयास भी हो सकता है, आपके लिए एक उद्यम का कार्य भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति का भी काम हो सकता है, और इसी के माध्यम से फिर आप गाय की संरक्षण का काम भी कर सकते हैं, गौ संवर्धन का काम भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास कोई आर्थिक सुदृढ़ स्थिति नहीं है, आर्थिक सुदृढ़ आधार नहीं है, तब तक आप गौ माता की सेवा में नहीं जुड़ सकते, फिर तो आप दूसरों पर आश्रित होकर रह जाएंगे। तो ऐसे